हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मेंडलिज्म के बारे में। मैं तुम लोगों को पहले बता देता हूँ, मेंडल ग्रेगर जोहान मेंडल फादर माने जाते हैं जेनेटिक्स के, जिन्होंने जेनेटिक्स की शुरुआत की थी। ठीक है, एक्चुअल स्टार्टिंग जिसने की थी जेनेटिक्स की वो है ग्रेगर जोहान मेंडल। अब हम लोगों ने क्या किया, इस स्टडी को आसान बनाने के लिए पूरी जेनेटिक्स के एरा डिफ्रेंशिएट कर लिया, मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जेनेटिक्स को डिवाइड कर दिया। कैसे कि मेंडल की डिस्कवरीज मानी जाती है नील स्टोन या माइल स्टोन मानी जाती है। ठीक है, मील का पत्थर कहते हैं उसे, समझ रहे हो, मेंडल की डिस्कवरीज को जेनेटिक्स के अंदर। अब उससे पहले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने जो भी गोलियां दी, जो बात कही, वो सारी मेंडल से पहले के टाइम में, फिर मेंडल का टाइम और फिर मेंडल के बाद का टाइम, जो भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने और ज्यादा डिस्कवरीज की वो सारी। क्लियर है? तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं जेनेटिक्स को एरा में। तो हम बात कर रहे हैं एरा ऑफ जेनेटिक्स, एरा ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के एरा। तो एरा जेनेटिक्स के मेनली तीन हैं, मेनली तीन एरा हैं जेनेटिक्स के। कौन कौन से? एक तो गोलियां देने वाला एरा था, जिसमें लोगों ने गोलियां ही दी थी, जिसे कहा जाता है मेंडल से पहले का, तो प्री मेंडलिज्म, प्री मेंडलिज्म। ठीक है, एक जहां एक्चुअल स्टडी स्टार्ट हुई मेंडल अंकल के द्वारा, तो मेंडलिज्म, मेंडलिज्म। और एक जब इससे भी आगे फर्दर और डिटेल्ड स्टडीज आई, जिसे कहा जाता है मेंडल के बाद की स्टडीज, यानी पोस्ट मेंडलिज्म, पोस्ट मेंडलिज्म। तो तीन एरा डिफ्रेंशिएट कर दिए गए, प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म एंड पोस्ट मेंडलिज्म जेनेटिक्स के। ठीक है, अब इन्हीं तीनों एरा को स्टडी करेंगे हम लोग, तो जेनेटिक्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो, हम स्टार्ट करते हैं प्री मेंडलिज्म से कि लोगों ने गोलियां कैसे कैसे देना स्टार्ट की। तो देखो, प्री मेंडलिज्म में आती हैं काफी सारी थ्योरीज। ठीक है, प्री मेंडलिज्म में आती हैं थ्योरीज। ठीक है, थ्योरीज अगर बात करें कौन कौन सी, कई बार पूछ ली गई मेन सी थ्योरी कौन सी है, तो देखो पहली थ्योरी है वेपर फ्लूइड थ्योरी, वेपर फ्लूइड थ्योरी। वेपर फ्लूइड थ्योरी दी किसने थी अगर मैं ये कहूं, तो देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका मैथ में बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने भी बायो में अपनी टांग फंसाई थी और ये थ्योरी दी थी। वो थे पाइथागोरस। ठीक है, जिनकी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी जाती है। तो पाइथागोरस ने दी थी वेपर फ्लूइड थ्योरी। इन्होंने क्या कहा था कि ऑर्गेनिजम्स यानी मेनली ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करते हैं मैटिंग के दौरान, जब उनकी ब्रेन वेपर्स मिलती हैं, हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में और वो वेपर निकलती हैं, वो मिलती हैं, तब जाकर के लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं और बच्चे पैदा होते हैं। ये बताया था पाइथागोरस भाई ने। ठीक है, समझ रहे हो? पहली गोली। दूसरी गोली किसने दी और क्या दी, तो देखो दूसरी गोली थी सीमन थ्योरी, सीमन थ्योरी। सीमन थ्योरी किसने दी थी? देखो, सीमन थ्योरी जो थी वो दी गई थी बाय एम्पेडोकल्स। एक साइंटिस्ट आते हैं, एम्पेडोकल्स नाम है जिनका, उनकी दी गई है सीमन थ्योरी। उन्होंने दी थी सीमन थ्योरी। सीमन थ्योरी में बताया कि सीमन्स मिलते हैं दोनों के, तब जाकर के नए ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी गोली जो थी वो थी रिप्रोडक्शन ब्लड थ्योरी, रिप्रोडक्शन ब्लड थ्योरी, रिप्रोडक्शन ब्लड थ्योरी। ये थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे, ये दी थी गिवन बाय अरिस्टोटल, सिकंदर के गुरु, सिकंदर महान के गुरु अरस्तु, उन्होंने दी थी थ्योरी रिप्रोडक्शन ब्लड थ्योरी, अरिस्टोटल द्वारा दी गई थी। क्लियर है ना, समझ गए? इसी केस में अगर आगे चलें
तो कुछ और गोलियां भी आती हैं, मतलब कुछ और थ्योरियां भी आती हैं प्री मेंडलिज्म की। जैसे फोर्थ जो है वो है पेनजेनेसिस थ्योरी। पेनजेनेसिस थ्योरी, ठीक है, पेनजेनेसिस थ्योरी, जिसमें बताया कि ऑर्गेनिज्म के अंदर छोटे छोटे पेंजा यानी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म लाइक ही, और जब मेटिंग होती है तब वो स्ट्रक्चर्स उस मेटिंग के रिजल्ट के तौर पे डेवलप होते हैं, ठीक है। ये किसने दी थी थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस? ये गिवन बाय डार्विन, गिवन बाय डार्विन ने दी थी, चार्ल्स फ्रांसिस डार्विन, ठीक है, डार्विन ने दी थी थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। क्लियर है? नेक्स्ट एक थ्योरी और आती है यहां, जिसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। अब देखो, जर्म प्लाज्म जो टर्म थी वो ही इसी साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस की थी, और ये वो साइंटिस्ट थे, देखो मैं बताऊंगा, गिवन बाय ऑगस्ट वाइजमैन की दी हुई थ्योरी है, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। क्लियर है? समझ रहे हो? तो देखो, वेपर फ्लूइड थ्योरी, सीमन थ्योरी, रिप्रोडक्शन, ब्लड थ्योरी और पेनजेनेसिस एंड कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ये प्री मेंडलिज्म का पार्ट है, प्री मेंडलिज्म में पढ़ी जाने वाली थ्योरीज हैं, ठीक है। यानी मेंडल से पहले लोगों ने ये इस टाइप की गोलियां दी थी धरती वालों को, इंसानों को, ठीक है, समझ रहे हो, और लोगों ने ली भी थी राजी। फिर मेंडल आया, मेंडल बोला ना, अरे गोली देने को क्या मतलब है, जब मैं था ना प्रूव करके दिखाशूं, तो मेंडल ने किया लॉज को प्रूव, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करके, समझ रहे हो, और उसके बाद सामने आए जेनेटिक्स के लॉ, समझ रहे हो, जिन्हें लॉज ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है या लॉज ऑफ मेंडल। क्लियर है? इससे पहले तुम लोग ये वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। क्लियर है? फिर आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये तो थी मेंडलिज्म की बात, प्री मेंडलिज्म की बात, मेंडल अंकल से पहले के टाइम की बात। अब मेंडल अंकल के टाइम में आते हैं कि अंकल ने क्या क्या किया था। मेंडल अंकल ने क्या क्या किया था, तो देखो, मेंडल का वर्क काफी अप्रिशिएटिंग था, ठीक है, जो चीज किसी ने नहीं बताई वो मेंडल ने बताई थी। फर्स्ट टाइम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज किया, ठीक है, और लॉज दिए, बट यही कहीं ना कहीं एक कारण रह गया इसकी अनरिकॉग्नाइजेशन का, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो डार्विन था उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था और लोगों ने बात नहीं मानी, किसकी? मेंडल की। लोग बोले तू तो बावड़ी बूच है, तुझे क्या पता, ठीक है, तो मेंडल अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। फिर मेंडल के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी थ्योरीज इतनी मानी गई कि वो बाप बन गया, किसका? जेनेटिक्स का। समझ रहे हो? तो बात करते हैं मेंडलिज्म की। मेंडलिज्म की देखो स्टार्टिंग, मेंडलिज्म की स्टार्टिंग होती है, एक बंदा आता है ग्रीगर जोन मेंडल, जिन्हें हम प्यार से मेंडल अंकल बोलते हैं, ठीक है, मैं ही बोलता हूं, समझिए, ग्रीगर जोहान मेंडल। अब इस बंदे के बारे में पढ़ना है हमें सब कुछ, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, अब पूछे नहीं जाते, बट हो सकता है पूछ लिए जाएं, क्या पता चलता है किसी का कब मन बदल जाए, कोई मेरे जैसा बंदा आ जाए पेपर बनाने वाला। तो देखो, ग्रीगर जोन मेंडल का बर्थ कब हुआ था, इसकी डेट ऑफ बर्थ है, देखो इतना इंपॉर्टेंट बंदा था कि लोग इसकी डेट ऑफ बर्थ तक याद रख रहे हैं और आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/7/1822, 22/7/1822 के दिन ये पैदा हुआ था, ठीक है।
कहाँ पैदा हुआ था, तो बात आती है इसके विलेज की, इसके गांव की, कि किस गांव का था ये, कुठे को थो। तो देखो इसका विलेज था सिलीसिया। अब ऐसे विलेज हमारे यहाँ तो होते नहीं, मतलब मेंडल अपना तो था नहीं, ठीक है, फिर भी अंकल तो है ही। देखो ऐसे विलेज हमारे यहाँ नहीं होते, तो ऐसे विलेज कहाँ होते हैं, बात आती है इसके टाउन की, ठीक है, टाउन यानी किस शहर किस कस्बे को लगता था इसका गांव, तो इसका टाउन था हेजेंड्रोफ, हेजेंड्रोफ, ठीक है। अब ऐसे टाउन भी हमारे यहाँ नहीं होते, समझ रहे हो, ऐसे टाउन कस्बे भी हमारे यहाँ नहीं होते, हमारे यहाँ तो फतेहपुर, शेखावटी, भरतपुर वगैरह होते। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट कि ऐसे टाउन कहाँ होते हैं, तो बात आती है इसके देश की, ठीक है, इसके देश की। तो मेंडल अंकल था ऑस्ट्रिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया आजकल हिस्सा है चेक रिपब्लिक का, चेक रिपब्लिक, रिपब्लिक, चेक गणराज्य जो है ना उसका हिस्सा है ऑस्ट्रिया देश, ठीक है, उसका हिस्सा है ऑस्ट्रिया देश, चेक रिपब्लिक। क्लियर है, समझ गए। तो 22/7/1822 को पैदा हुआ, सिलीसिया गांव था, हेजेंड्रोफ टाउन था, ऑस्ट्रिया देश था, ठीक है। अब सल्टा कब, बात आती है मेंडल अंकल सल्टा कब बेचारा, तो मेंडल अंकल की डेथ कब हुई, मेंडल अंकल की डेथ कब हुई, सल्टा कब, तो देखो इतना इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट था कि ससुरे की डेथ एनिवर्सरी भी हम लोग याद रखते हैं। कब सल्टा था, तो देखो मेंडल अंकल सल्टे थे, 6 तारीख थी, जनवरी का महीना था, ठंड ठंड में चल बसे, और साल था 1884, ठीक है, समझ गए, बड़ी ठंड में सल्टे थे। अब सल्टने का रीजन क्या था, देखो कितना इंपॉर्टेंट था ससुरा, कारण भी याद रखना पड़ रहा है। सल्टने का रीजन था ब्राइट्स डिजीज, ब्राइट्स डिजीज, ब्राइट्स डिजीज को हम लोग जानते हैं किस नाम से, हम लोग इसे जानते हैं ग्लोमेरुलो, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, आ रहा है बोर्ड, नहीं आ रहा, नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, जिसे आम या साधारण भाषा में हम लोग कह देते हैं किडनी का फेल हो जाना, किडनी फेलियर, ठीक है। तो किडनी फेलियर के कारण मरे थे अपने मेंडल अंकल, ठीक है, बड़े दुख की बात है। 22/7/1822 से लेकर के 6/1/1884 तक इनकी जीवन की कहानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म चली। इसके बीच में इन्होंने बहुत सारे कांड किए, वो कांड ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम इस बंदे को याद रख रहे हैं, ठीक है। गांव सिलीसिया, हेजेंड्रोफ, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ब्राइट्स डिजीज ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस से मरा था, मतलब सल्टे थे मेंडल अंकल, ठीक है। चलो ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर और पॉइंट डिस्कस करते हैं अपने मेंडल अंकल के बारे में। क्लियर है, हो गया, अबे हो गया क्या बुड़बको। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये थी मेंडल अंकल के जन्म और मरण की कहानी। अब बीच में किए हुए कांड पढ़ते हैं। तो देखो मेंडल अंकल ने क्या क्या कांड किए थे। मेंडल अंकल ने कौन कौन से कांड किस टाइम किए थे, देखो इन्होंने काम किया यानी वर्क किया यानी एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने वर्क किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया। पहली बात किस पे किया, तो इन्होंने किया ऑन गार्डन पी, गार्डन पी प्लांट,
पी प्लांट होता है मटर का पौधा जो हम लोग खाते हैं, उस मटर पे एक्सपेरिमेंट किया। इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम स्टेवियम, पाइसम स्टेवियम, ठीक है। और पाइसम स्टेवियम के अंदर क्रोमोसोम के नंबर होते हैं, पाइसम स्टेवियम में 2n इक्वल टू होते हैं 14, यानी 7 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के, 14 क्रोमोसोम है टोटल। इस पे कांड किया, काम किया, कब से कब तक किया, तो इन्होंने टाइम लिया था फ्रॉम 1853 टू 1855 टू 1863, ठीक है, 1855 टू 1863, इस टाइम पीरियड में इन्होंने काम किया। और इन्होंने अपना जो रिजल्ट था वो पब्लिश किया इन 1866, ठीक है। बट हुआ क्या, बट रिमेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड, किसी ने वैल्यू नहीं की बंदे की, किसी ने काम ही नहीं देखा। अब अवली बूझ काम देखते तो पता चलता ना कि क्या करके गया है। इतने बुड़बक थे, इतने बेवकूफ थे कि औरों की बातों में आकर के, डार्विन जैसों की बातों में आकर के काम ही नहीं देखा। इस ससुरा ऐसे ही मेहनत करके चल बसा और 66 में पब्लिश किया, प्रसिद्धि मिली नहीं, कोई नाम हुआ नहीं, कोई मतलब नहीं, अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। तो फिर बेचारा दुख के कारण किडनी फेल हो गई और 84 में चल बसा, समझ गए। फिर क्या हुआ, हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं, इतना क्या हो गया था कि इसके बारे में पढ़ते दोबारा पैदा हो गया पुनर्जन्म। अबे नहीं, पुनर्जन्म नहीं हुआ इसका। 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको फेमस किया, जिनके काम से इनको फेमस, इनको जो मिलना चाहिए था रिकॉग्नाइजेशन वो मिला। जल्दी से ये स्क्रीनशॉट लो या वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। फिर हम लोग देखते हैं उन 3 साइंटिस्ट ने क्या किया था, कैसे और कब किया था, ठीक है। तो मेंडल ने वर्क करके कुछ लॉज दे दिए गए थे, ठीक है। मेंडल ने कुछ लॉ दे दिए थे अपने रिजल्ट के तौर पर, बट वो अनरिकॉग्नाइज्ड है। तो फिर क्या हुआ कि 3 साइंटिस्ट एक ही टाइम पर अलग अलग जगह और अलग अलग प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। और उन्हें 3 अलग अलग रिजल्ट मिले, और जब उन तीनों ने इकट्ठा मिलकर के रिजल्ट देखा ना, तो उनके रिजल्ट कतई जहर की तरह मैच हो रहे थे अपने मेंडल अंकल के रिजल्ट से। तो साइंटिस्ट बोले कोई बात नहीं, हम बुड़बक बन गए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दुनिया को तो पता चले कि एक ये बंदा भी था जो ये चीजें 34 साल पहले बता के चला गया, समझ रहे हो। देखो बात करते हैं मेंडलिज्म की ही। मेंडलिज्म का नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो थे मेंडल अंकल के बारे में पॉइंट। अब बात करते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन लॉज। मेंडल के लॉज की रीडिस्कवरी हुई। कैसे हुई, तो वो 3 साइंटिस्ट ने की थी। कैसे की 3 साइंटिस्ट ने, तो देखो 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवरी कैसे की, और वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे। पहली बात, ये रीडिस्कवरी हुई थी इन 1900 में आकर के, ठीक है, इन 1900 में आकर के ये डिस्कवरी हुई। किस किस ने की, तो 3 साइंटिस्ट थे, कार्ल कोरेंस, ठीक है, ह्यूगो है हंगुनी, ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड साइंटिस्ट, थर्ड जो थे वो थे एरिक वॉन सेनमार्क। ठीक है। 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया मेंडल के लॉज को। कैसे कि पहली बात, तीनों साइंटिस्ट अलग अलग जगह के थे,
कार्ल कोरेंज थे, ये बिलोंग करते थे जर्मनी से, ठीक है, हिटलर वाले देश से, समझ रहे हो। ह्यूगो डिवरीज नाम से याद रह जाएगा, ये बिलोंग करते थे हॉलैंड से, हॉलैंड से, ठीक है। एरिक वॉन सेनमार्क ऑस्ट्रिया से ही बिलोंग करते थे, मेंडल के ही देश के थे, ऑस्ट्रिया से ही बिलोंग करते थे, समझ गए। इन्होंने अलग अलग प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने अलग अलग प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए और रिजल्ट निकाला। तो अलग अलग प्लांट्स कौन कौन से थे, देखो कार्ल कोरेंज ने मेज प्लांट पे, मेज प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए। ह्यूगो डिवरीज ने एक्सपेरिमेंट किए थे ऑन इवनिंग प्राइम रोज पे, इवनिंग प्राइम रोज पे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। और एरिक वॉन सेनमार्क ने कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए, फ्लावरिंग प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए, फ्लावरिंग प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए। अब इनमें से कई बार पूछा जाता है, जो ह्यूगो डिवरीज थे ना, इन्होंने पब्लिश की थी, ठीक है, अपनी जो डिस्कवरीज थी वो पब्लिश की थी पब्लिश इन फ्लोरा, फ्लोरा, ये फ्लोरा तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, पब्लिश इन फ्लोरा मैगजीन चलती थी, अब भी चलती है, ठीक है, और उसमें पब्लिश करवाया था ह्यूगो डिवरीज ने अपने रिजल्ट्स को, ठीक है। तो तीन साइंटिस्ट कार्ल कोरेंज, ह्यूगो डिवरीज, एरिक वॉन सेनमार्क जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया से थे और मेज प्लांट, इवनिंग प्राइम रोज, फ्लावरिंग प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए। रीडिस्कवर किया मेंडल के लॉज को, कब, 1900 में, ठीक है, रीडिस्कवर किया कब, 1900 में मेंडल के लॉज को। जो मेंडल बता के गया था वही सारी बातें इन्होंने दोबारा रीडिस्कवर की और बताई दुनिया को कि हाँ ऐसा हुआ था, एक बंदा आया था इतने टाइम पहले, ये सारी बातें बता के चला गया जो हम लोग आज बता रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और उस टाइम तुम लोग बुड़बक थे जो समझे नहीं। तो देखो ये पॉइंट जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था। हो गया नोट डाउन, हो गया क्या, चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये जो रीडिस्कवरी थी, कई बार इसका टाइम पीरियड उलझा के पूछ लेते हैं, ठीक है, रीडिस्कवरी से रिलेटेड टाइम पीरियड उलझा के क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। किस तरह से, तो देखो किस तरह से पूछा जाता है। पहली बात कि मेंडल ने काम करना कब शुरू किया था, मेंडल ने काम करना कब शुरू किया था, मेंडल अंकल ने। तो मेंडल अंकल ने एक्सपेरिमेंट करना या वर्क करना शुरू किया था इन 1856, ठीक है, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, यही लिख लेते हैं, टिल 1863। फिर इन्होंने इसे करवाया पब्लिश, इन्होंने इसे करवाया पब्लिश, क्या किया, पब्लिश। पब्लिश कब किया, इन 1866, ठीक है। और फिर ये खुद ही चल बसे, सल्ट गए, इनकी होगी क्या, डेथ। कब हुई थी, 1884 में, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इनके लॉज की हुई रीडिस्कवरी, वापस से इनके लॉज को दोबारा खोजा गया, रीडिस्कवरी हुई। रीडिस्कवरी कब हुई, 1900 में, ठीक है, 1900 में क्या हुआ, रीडिस्कवरी। रीडिस्कवरी हुई इनके लॉज की, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि इनके पब्लिश करवाने के कितने टाइम बाद, तो पब्लिश करवाया था 1866 में, रीडिस्कवरी हुई 1900 में, तो टाइम कितना बच गया, 66 से 1900 तक कितने साल हो गए, लगभग 34 ईयर्स, 34 साल बाद रिकॉग्नाइजेशन हुई। पब्लिश करवाने के 34 साल बाद लोगों को समझ आया था, समझ रहे हो। और इनके सल्टने के कितने साल बाद,
सल्ट 84 में थे, ठीक है, और 1900 में रीडिस्कवरी होगी, तो सल्टने के 16 साल बाद। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो तुम लोगों के माइंड सेट पे है कि तुम लोग किस तरह से आंसर देते हो सोच करके। ये टाइम पीरियड एक्सपेरिमेंट का था, पब्लिश करवाया, डेथ हो गई, रीडिस्कवरी 1900 में हुई 34 साल बाद, और मरने के 16 साल बाद। समझ रहे हो? क्लियर है ना? चलो, ये थी रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन लॉज। क्लियर है? जल्दी से पॉइंट नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं कि मेंडल ने जो डिस्कवरीज की उसके लिए पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मटर से ऐसा क्या लगाव था उनको, और मटर में भी जब 14 ही क्रोमोसोम है, 7 जोड़ी क्रोमोसोम्स के हैं, तो ऐसा क्या, कौन कौन से कैरेक्टर उन्होंने सिलेक्ट किए जिनको स्टडी किया, ठीक है। तो देखो वो कैरेक्टर देखते हैं हम लोग, वो कैरेक्टर देखते हैं हम लोग। तो देखो बात आती है कैरेक्टर्स। तो मेंडल सेलेक्ट Mendel selects 7 different contrasting characters in pea plant। अब वो 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? तो देखो मेंडल ने पी प्लांट में 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे। हम लोग बात करेंगे वो कैरेक्टर कौन कौन से थे। तो देखो क्या पॉइंट बनता है, बात आती है कैरेक्टर कौन कौन से थे, और कैरेक्टर में भी कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट था, यानी उसका डोमिनेंट ट्रेट, और उसका रेसेसिव ट्रेट, ताकि पता चले। और फिर क्रोमोसोम नंबर, किस क्रोमोसोम पे है उस कैरेक्टर का जीन, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, समझ रहे हो? चलो तो अब बात करते हैं कैरेक्टर, उनके ट्रेट और उनके क्रोमोसोम की। तो देखो सबसे पहले जो कैरेक्टर देखा जाता है वो है प्लांट हाइट, ठीक है, प्लांट हाइट पहला कैरेक्टर है, समझ रहे हो। सेकंड जो कैरेक्टर है वो है फ्लावर कलर, सेकंड कैरेक्टर है। थर्ड कैरेक्टर है फ्लावर पोजीशन। फोर्थ कैरेक्टर है पोड शेप। फिफ्थ कैरेक्टर है पोड कलर है, ठीक है। सिक्स्थ कैरेक्टर है सीड शेप, और सेवंथ कैरेक्टर है सीड कलर। तो ये 7 डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, 7 कैरेक्टर थे। अब इनमें से कौन सा ट्रेट तो डोमिनेंट और कौन सा ट्रेट रिसेसिव होता है वो देख लेते हैं। तो देखो अगर बात की जाए प्लांट हाइट की, तो डोमिनेंट ट्रेट आता है टॉलनेस का, टॉल होगा, ठीक है, वो डोमिनेंट होगा। रेसेसिव, फिर बचा हुआ रेसेसिव होता है कौन सा, ड्वार्फ,
ड्वार्फनेस रेसेसिव कैरेक्टर है। समझ गए। अब बात करते हैं फ्लावर कलर की। फ्लावर कलर में जो वॉयलेट है, वॉयलेट कलर होगा डोमिनेंट, ठीक है, और रेसेसिव कलर होगा वाइट, वाइट कलर होगा रेसेसिव। अगर पोजीशन की बात करें तो फ्लावर पोजीशन में एक्सियल जो है, एक्सियल पोजीशन वो तो है डोमिनेंट, और टर्मिनल जो है, टर्मिनल पोजीशन वो है रेसेसिव, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट पोड शेप की। पोड शेप जो इन्फ्लेस्टेड है, इन्फ्लेस्टेड यानी फूली हुई पोड शेप होती है, जो मटर की जो फली देखिए फूली हुई फली होती है, शानदार वाली, बढ़िया, जो दिखने में होती है अच्छी, और वो तो है डोमिनेंट। और सेकंड जो कैरेक्टर है रेसेसिव है, वो है कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड ऐसे नहीं देखा जैसे मटर के भी डोले सोले निकले हुए हों, ऐसे मटर के हिस्से अलग अलग दिख रहे हों, जैसे थोड़ा सा एक मटर का दाना अलग दिख रहा हो, दूसरा अलग दिख रहा हो, तीसरा अलग दिख रहा हो, ऐसे वो फली बिल्कुल सिकुड़ गई हो, इस तरह का जो शेप होता है कंस्ट्रिक्टेड शेप, वो रेसेसिव है, ठीक है। पोड शेप भी हुआ। पोड कलर, पोड कलर, तो पोड कलर में डोमिनेंट कलर है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर डोमिनेंट है पोड कलर में, समझ गए। और रेसेसिव कलर आता है येलो, रेसेसिव कलर है येलो। सीड शेप, सीड शेप में डोमिनेंट शेप होती है राउंड, और रेसेसिव शेप है रिंकल्ड, यानी झुर्रियां पड़ी हुई, बीज जैसे मुरझा नहीं जाते, इस तरह का हो जाता है कंडीशन। सीड कलर की बात आती है तो सीड कलर में डोमिनेंट कलर है येलो, और रेसेसिव कलर है ग्रीन, रेसेसिव कलर है ग्रीन, समझ रहे हो। तो देखो कैरेक्टर समझ में आए। प्लांट हाइट, टाल डोमिनेंट कैरेक्टर है, ड्वार्फ रेसेसिव कैरेक्टर है, समझ गए। फिर फ्लावर कलर की बात, वॉयलेट डोमिनेंट है और व्हाइट रेसेसिव कलर है। नेक्स्ट फ्लावर पोजीशन की बात, एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रेसेसिव है, यानी एक्सिस पे प्रेजेंट होगा कहीं भी वो तो डोमिनेंट है, टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट हो गया वो रेसेसिव हो जाएगा, समझ गए। अब बात आती है पोड शेप की। तो इन्फ्लेस्टेड जो फूली हुई, जैसे मटर की फली तुम लोगों ने देखी होगी, जो इस तरह की फली होती है वो होती है इन्फ्लेस्टेड शेप, ठीक है। और कंस्ट्रिक्टेड शेप, कंस्ट्रिक्टेड शेप तुम लोगों ने देखी होगी, इस तरह की शेप बनी हुई होती है, ठीक है, ये कंस्ट्रिक्टेड शेप है, समझ रहे हो। तो इन्फ्लेस्टेड वाली डोमिनेंट, कंस्ट्रिक्टेड वाली रेसेसिव। सीड अगर सॉरी पोड कलर, पोड कलर ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है और येलो जो है वो रेसेसिव है। अगर सीड की बात करें तो राउंड, राउंड शेप सीड की ये होती है एग्जैक्ट राउंड, ये तो है डोमिनेंट, और रिंकल्ड ये होती है, मतलब कुछ कुछ इस तरह का अपीयरेंस होगा, देखो जैसे बीज बूढ़ा हो गया हो, झुर्रियां पड़ गई हो, ठीक है, ये रिंकल्ड शेप होती है, ये है रेसेसिव। अगर सीड कलर की बात करूं तो येलो कलर डोमिनेंट है और ग्रीन कलर रेसेसिव है, समझ गए ना। अब तो पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे, और ये उनके डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट है। अब बात कर लेते हैं किस क्रोमोसोम पे कौन सा कैरेक्टर होता है। तो देखो जो प्लांट हाइट का कैरेक्टर है ना, वो होगा क्रोमोसोम नंबर 4 पे, ठीक है, और फ्लावर कलर का जो कैरेक्टर है वो होगा क्रोमोसोम नंबर 1 पे। फ्लावर पोजीशन का जो कैरेक्टर है वो होगा क्रोमोसोम नंबर 4 पे। फ्लावर पोजीशन हो गया ना। पोड शेप का जो कैरेक्टर है, पोड शेप का कैरेक्टर है वो होगा क्रोमोसोम नंबर 4 पे ही, ठीक है। फिर बच गया क्या, पोड कलर, पोड कलर का कैरेक्टर है वो होगा क्रोमोसोम नंबर 5 पे। और फिर सीड शेप, सीड शेप का कैरेक्टर होगा क्रोमोसोम नंबर 7 पे, और सीड कलर का कैरेक्टर होगा क्रोमोसोम नंबर 1 पे, ठीक है। तो देखो
414451 समझ रहे हो। तो 4 नंबर पे प्लांट हाइट का, चौथे क्रोमोसोम पे प्लांट हाइट का कैरेक्टर है, जीन है, ठीक है। फ्लावर कलर का जीन फर्स्ट क्रोमोसोम पे है, फ्लावर पोजीशन का जीन फोर्थ क्रोमोसोम पे है, स्पोर्ड शेप का जीन फोर्थ क्रोमोसोम पे है, ठीक है। पोड कलर का जीन फिफ्थ क्रोमोसोम पे है, और पोड सीड शेप का जीन 7th क्रोमोसोम पे है, सीड कलर का जीन फर्स्ट क्रोमोसोम पे है। समझ गए। तो ये हैं कैरेक्टर, उनके ट्रेट और वो क्रोमोसोम, समझ गए, जिसपे इनके जीन प्रेजेंट है। जल्दी से निपटाओ, वीडियो को पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल मान सकते हो तुम लोग याद रखने के लिए। क्लियर है, समझ गए। यहीं से एक्चुअल जेनेटिक्स की शुरुआत होती है जो हम लोगों को पढ़नी है। अब तक तो हम जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे थे। क्लियर है, ये समझ आया। तो आज तो इस लेक्चर में बस इतना ही, इससे आगे का पॉइंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखना ही रखना है। ओके, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके।